नमस्कार। कोरोना महामारी ने दुनिया में स्वास्थ्य के साथ साथ रोजी रोटी की चिंता भी बढ़ा रखी है। भारत सहित कई देशों ने इस महामारी से बचाव का एक नायाब तरीका खोज निकाला और वो था लॉकडाउन यानी पूर्ण बंदी, जिसके बाद लाखों कामगार रातों रात सड़कों पर आ गए। न काम रहा न रहने का ठिकाना। विदेशों में बसे भारतीय भी किसी तरह वतन वापसी की जुगाड़ में लग गए। भारत सरकार का वंदे भारत मिशन कुछ हद तक मददगार साबित हुआ, लेकिन ये नाकाफी था। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय प्रवासियों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा है। ग्लोबल माइग्रेशन रिपोर्ट 2020 में बताया गया है कि इस समय दुनिया में कुल 27 करोड़ प्रवासी हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा संख्या प्रवासी भारतीयों की है। 1.25 करोड़ से भी ज्यादा भारतीय काम की तलाश में दूसरे देश गए हैं। द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया के 10% प्रवासी खाड़ी देशों में नौकरी कर रहे हैं, यानी 2 करोड़ 70 लाख प्रवासी कामगार खाड़ी देशों में हैं और इनमें से 1 करोड़ भारतीय हैं। लेकिन इन्हीं खाड़ी देशों यानी गल्फ कंट्रीज में से एक कुवैत ने एक बड़े फैसले के तहत अब भारतीयों को अपने देश में प्रवेश पर रोक लगा दी है। कुवैत की सरकार ने फैसला लिया है कि वो पिछले तकरीबन 3.5 माह से बंद पड़ी अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं को 1 अगस्त से फिर से शुरू करेगी। लेकिन ये सेवा भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान और फिलीपींस से आने वालों को छोड़कर अन्य देशों में रहने वाले कुवैती नागरिक और प्रवासियों के लिए ही होगी। कुवैत सरकार के इस फैसले से भारतीय विदेश मंत्रालय भी सख्ते में है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही है। कुवैत में रह रहे या लॉकडाउन के दौरान अपने देश वापस आए यानी भारत वापस आए भारतीय भी परेशान हैं कि आखिर आगे क्या होगा। क्यों दोनों देशों के बीच विमान सेवा बहाल नहीं हो पा रही है? क्या भारत और कुवैत के बीच आपसी संबंधों में कड़वाहट आ गई है? अगर ऐसा है तो इसकी असली वजह क्या है? तो आज खबर दुनिया में देखेंगे कि आखिर कुवैत ने क्यों लगाई भारतीयों के प्रवेश पर रोक। क्या प्रवासी भारतीयों को देश से निकालना चाहता है कुवैत? लेकिन शुरुआत सुर्खियों से। नेपाल में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी के बाद अब मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस में भी मचा घमासान। नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा और उनके विरोधी रामचंद्र पौड्याल आए आमने सामने। पौड्याल ने देउबा को लिखा पत्र, कहा उनका इस बात को लेकर भरोसा उठ गया है कि पार्टी का 14वां राष्ट्रीय सम्मेलन स्वतंत्र, मुक्त और निष्पक्ष तरीके से होगा। राष्ट्रपति चुनाव टालने वाला बयान ट्रंप पर पड़ा भारी। पार्टी में भी नहीं मिला समर्थन तो बदले ट्रंप के सुर। पहले ट्रंप ने कहा था वर्तमान में चुनाव नहीं हो सकते निष्पक्ष, इसीलिए इन्हें कुछ समय के लिए टाला जाए। लेकिन अब नया बयान किया जारी, कहा मैंने चुनाव की तारीख टालने की नहीं की बात, मैं ऐसा क्यों करूंगा, 3 नवंबर है अच्छी तारीख। यूरोपीय संघ ने पहली बार लगाया साइबर प्रतिबंध। रूस, चीन और उत्तर कोरिया ईयू के निशाने पर। यूरोपीय संघ की विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल का दावा, तमाम देशों के जरूरी डाटा तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं इन तीनों देशों के हैकर्स। कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल के मामले में कुवैत दुनिया का 5वां सबसे समृद्ध देश है और पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से कुवैत दुनिया का 11वां सबसे धनी देश है। इसकी सीमा उत्तर में सऊदी अरब और उत्तर पश्चिम में इराक से मिलती है। 1961 में ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद इस छोटे से देश ने काफ़ी तरक्की दर्ज की है। आज देश का तकरीबन 95% निर्यात और 80% सरकारी राजस्व तेल और तेल से बने उत्पाद से होती है। धीरे धीरे बड़ी संख्या में प्रवासियों को अपनी तरफ आकर्षित करते करते कुवैत एक प्रवासी बहुल देश बन गया है। कुवैत की कुल आबादी 48 लाख है, जिसमें से 34 लाख विदेशी हैं, यानी यहाँ की मूल आबादी सिर्फ 14 लाख है। यानी कुल आबादी में से सिर्फ 30% कुवैती और 70% प्रवासी हैं। लेकिन आर्थिक चुनौतियों की वजह से अब वहाँ प्रवासी विरोधी भावनाएं जो हैं वो गहरा रही हैं, जिसकी वजह से सरकार को इस समस्या पर ध्यान देना पड़ रहा है। सरकार ने लक्ष्य बनाया है कि आबादी में प्रवासियों की संख्या को 70% से कम करके 30% पर लाना है। कुवैत में 10 लाख से भी ज़्यादा भारतीय नागरिक रहते हैं और काम करते हैं। कुवैत में नया कानून, जिसे कोटा सिस्टम कहा जा रहा है, उसके अनुसार प्रस्तावित कानून में देश की आबादी में प्रवासी भारतीयों की संख्या घटाकर आबादी का 15% करने की बात कही गई है। यानी प्रस्तावित कानून के तहत कुवैत में काम करने वाले भारतीय लोगों के लिए 15% का कोटा तय किया गया है। अगर ये कानून लागू हो गया तो करीब 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ सकता है। इसी तरह फिलीपींस, श्रीलंका और मिस्र के लिए 10% का कोटा तय किया गया है, जबकि नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान और वियतनाम के लिए 5-5% का कोटा तय किया गया है।
इस कानून को अभी तक कुवैती संसद की 2 महत्वपूर्ण समितियों से स्वीकृति मिल चुकी है और एक और समिति से स्वीकृति मिलना बाकी है। दरअसल कुवैत की सरकार ने एक कानून का मसौदा तैयार किया है जिसमें विदेशी लोगों को देश में काम करने की इजाज़त दी जाएगी। कुवैत अपने नागरिकों और बाहर से आए लोगों के बीच रोजगार का संतुलन बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। नए कानून के तहत घरेलू कामगारों, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल के सदस्य देशों के नागरिकों, सरकारी ठेकों में काम करने वाले लोगों, राजनयिकों और कुवैती नागरिकों के रिश्तेदारों को कोटा सिस्टम से बाहर रखा जाएगा। कहा जा रहा है कि इस कानून का मकसद दूसरे देशों के लोगों को कुवैत में नौकरी हासिल करने से रोकना है, लेकिन इसके 2 महत्वपूर्ण कारण हो सकते हैं। पहला ये कि वर्तमान में कच्चा तेल गिरावट के दौर से गुजर रहा है और ये खाड़ी देशों सहित कुवैत की आमदनी का मेन सोर्स है। इससे वहां की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इसीलिए खर्चों को कम करने के लिए कामगारों की छंटनी की जा रही है। दूसरी वजह यह है कि कुवैत में ज्यादातर कोरोना पॉजिटिव मामले विदेशी प्रवासियों में देखने को मिले हैं। भीड़ भाड़ वाले आवास में रहने से इनके बीच संक्रमण तेजी से हुआ है, लिहाजा वहां प्रवासियों के विरोध की भावना बढ़ रही है। खैर, कारण जो भी हो, इस कानून के मसौदे के मुताबिक नियोक्ताओं को यानी एम्प्लॉयर को एक निश्चित संख्या में विदेशी लोगों को नौकरी देने की छूट दी गई है। मगर जहां तक सवाल भारत और भारतीयों का है तो जानकारों का कहना है कि कुवैत के इस नए कानून से एक बड़ा संकट पैदा हो जाएगा, जो गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि इस वक्त लाखों भारतीय कुवैत में काम तो करते ही हैं, वे हर साल भारत में अपने परिवारों के लिए पैसे भी भेजते हैं, जो भारत की ही अर्थव्यवस्था के काम आता है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 2017 में कुवैत से भारत भेजी गई रकम 4 अरब 60 करोड़ डॉलर के करीब थी, लेकिन जब 15% का कोटा कुवैत भारतीयों के लिए लागू कर देगा तब क्या होगा? वहां काम कर रहे प्रवासी भारतीयों का क्या होगा? इधर देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या असर पड़ेगा? इस पर हमने विदेश मामलों के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार पुष्परंजन जी से बात की। पुष्परंजन बताते हैं। राजेश जी, 2 अलग अलग चीजें हैं, इसको समझना आवश्यक है। प्रस्ताव पास किया है, उसमें ये स्पष्ट नहीं है कि संख्या घटेगी तो सरकारी नौकरी वालों की घटेगी या प्राइवेट सेक्टर के लोगों की घटेगी। लेकिन जो भी घटनी है वो घट के 15% हो जाना है। और उससे सीधा सीधा जो आपने बताया कि और ये वर्ल्ड बैंक का डाटा है, 4 अरब 60 करोड़ डॉलर के आसपास पैसा वहां से 2017 में आया था भारत में। और वो टोटल हमारे जो भी बाहर से जो आय होती है भारत में, विदेशी मुद्रा की आय जो भारतीय एनआरआई भेजते हैं, उसका 6.7% माना जाता है उसको। अब ये घट के मुझे लगता है कि सीधा सीधा उस आंकड़े पे हम आए तो 1 अरब 15 करोड़ डॉलर के आसपास ये घट के 1/4 हो जाएगा और इतना आने लगा। एक तो ये आर्थिक नुकसान हो रहा है। दूसरा जो सबसे खतरनाक है कि ये कौन कौन से लोग प्रभावित होंगे। तो जो डाटा बताता है उसके अनुसार 70% तो केवल एक स्टेट, भारत में केवल एक स्टेट केरला के लोग वहां पर रहते हैं कुवैत में। उसके बाद 70% के बाद जो 30% है उसमें तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, दक्षिण के एक आध और पुडुचेरी वगैरह आ जाते हैं। इस तरह के राज्य हो गए। कुछ यूपी बिहार के लोग भी वहां पर हैं और महाराष्ट्र के भी थोड़े बहुत लोग हैं। तो ये कुल मिला के 30% की बाकी की आबादी है। दूसरा जो सबसे दुखद हिस्सा है वो है कि भारतीय दूतावास बहुत ज्यादा इसमें एक्टिव है नहीं है, सब कुछ एक रहस्य ऐसा है। मैंने वहां भी तलाश करने की कोशिश की कि क्या भारतीय दूतावास में वहां से जो लोग आएंगे उनके बारे में क्या इंतजाम किए जा रहे हैं या क्या निर्देश है दूतावास की तरफ से या विदेश मंत्रालय की तरफ से, वो सब चीजें स्पष्ट नहीं है। वहां से लगभग 42,000 इंडियन बीच में उनको पार्डन किया गया है, क्षमा याचना के तहत भेजा गया है। ये सब भी डिटेल नहीं मिल रहा है दूतावास के पेज पर। लगभग 1,68,000 इलीगल इमिग्रेंट्स जो कुवैत ने घोषित कर रखा है कि ये जो अवैध रूप से वहां पर कानून तोड़ के रह रहे थे विदेशी नागरिक, उनमें से 42,000 भारतीय भी हैं। उनको कुवैत क्षमा याचना एक स्कीम बनाया है, उस स्कीम के तहत वापस कर रहा है।
उनमें ये 42,000 भारतीय भी वापस किए जाएंगे। तो अब सवाल उठता है कि क्या कुवैत में जल्द लागू होने वाले कोटा सिस्टम ही वो वजह है जिसके तहत कुवैत ने भारत सहित पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान और फिलीपींस की विमान सेवाएं शुरू नहीं की। भारत ने भी 23 मार्च से अपनी सभी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर दी थीं। अब लगभग 4 माह के बाद ये उड़ानें भारत दोबारा शुरू करने जा रहा है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कुछ दिन पहले कहा था कि भारत ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी के साथ अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए द्विपक्षीय समझौता कर लिया है, लेकिन हांगकांग और कुवैत ने भारत को अपने उड़ानों के लिए इजाज़त नहीं दी है। तो एक तरफ कुवैत अपनी हवाई सेवा को भारत के लिए शुरू नहीं कर रहा है और दूसरी तरफ वो भारतीय विमानों की आवाजाही के लिए भी अपने देश का दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कुवैत नहीं चाहता है कि इस कोरोना काल में जो प्रवासी अपने अपने घर लौट गए हैं उनकी वापसी हो? आखिर क्या वजह है कि भारतीय विदेश मंत्रालय भी इस पर खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहा है? पुष्परंजन बताते हैं। ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है ताकि कुवैत की जो विमान सेवाएं हैं वो वन वे, एक्चुअली क्या है कि जो लोग बीच में जो लाए गए थे या जो 42,000 जो मैंने जिक्र किया कि इंडियंस इलीगल इमिग्रेंट करके उनको जो वापस भेजने की प्रक्रिया की गई थी, उसमें इन लोगों ने अपने जो वहाँ की जो जजीरा एयरलाइन से उसके माध्यम से लोग भेजे गए थे। मगर यहाँ से किसी को बुलाना या दूसरे रूट से नेपाल, पाकिस्तान या यहाँ तक कि बांग्लादेश वगैरह से भी लाने की पूरी पाबंदी की गई है ताकि ये इंडियन भी या दूसरे लोग भी किसी माध्यम से वहाँ पहुंचे नहीं। तो आपको बता दूं कि ये वही कुवैत है जिसने 90 के दशक में इसी तरह अपने देश से प्रवासियों को निकाला था, लेकिन उस समय कई दूसरे देशों के नागरिकों को निकालकर भारतीयों को उसने रखा था। तब से लेकर पिछले कुछ वर्षों तक कुवैत सहित खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध काफी मजबूत थे, लेकिन अब उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। खाड़ी देश गिरती अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में प्रवासियों को वापस उनके देश भेजने पर ध्यान दे रहे हैं और यही मुख्य वजह है कि कुवैत ने अपनी विमान सेवा में भारत सहित कुछ देशों को अभी शामिल नहीं किया है। अब भारत सरकार को अपने देश में बढ़ रही बेरोजगारी से निपटने पर ध्यान देना होगा। तो ये थी कुवैत के नए कानून और उसकी जद में आ रहे प्रवासियों की कहानी। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर करें और इसे शेयर करना ना भूलें। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।